जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का भात जीके के क्लास में। भात जीके के क्लास कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो जीके देखेंगे वो इंडिया लेवल का जीके होगा। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है 40 सवाल, कितना 40 सवाल सीधे जो है आपके इंडिया लेवल के जीके से पूछे जाएंगे। तो आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है, तो डोंट वेस्ट टाइम, अपना नोटबुक निकाल कर आप लोग बैठ जाइए। और साथ ही आपको ये बता देते हैं कि आज जो इंडिया लेवल का जीके देख रहे हैं इसमें जो है इतिहास वाला भाग देख रहे हैं। और इतिहास वाला भाग जो है हमेशा से थोड़ा सा कठिन लगता है और थोड़ा सा समझ नहीं आता है, लेकिन ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आपको देखना ही होगा। वैसे आपको बता दें कि आपको जो है पढ़ने में मज़ा आए चाहे नहीं आए, आपको पढ़ना चाहिए। जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी चीज़ है वो आपको करना ही होगा। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि आसान भाषा से आप लोगों को समझा दूँ। और लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि टाइम दीजिए। आप लोग शुरू से लास्ट तक जो है धैर्य बना के क्लास को देखिए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको आसान भाषा से समझाने का, ठीक है? क्योंकि ये जो है इतिहास वाला चैप्टर है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो सवाल लाए हैं तो वीवीआईपी है ही। तो आप लोग क्या कीजिए कि शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके पास जो है ये वक्त कम है, तो आपको पढ़ना ही होगा। मन लगे ना लगे पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 22 मार्च को होने वाला है, झारखंड उत्पाद सिपाही का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज के किस कार्यक्रमों से भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। पहला है स्त्री शिक्षा का प्रचार, दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा है शुद्धि आंदोलन, चौथा है पश्चिमी शिक्षा का प्रचार और किसानों का शिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुद्धि आंदोलन। तो देखिए, आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये शुद्धि आंदोलन क्या था। तो आपको बता दें कि आर्य समाज लोग जो है गैर हिंदुओं को अपने धर्म हिंदू धर्म में दीक्षित कर रहे थे। और इसके पीछे उनका रीज़न था कि उनको लगता था कि बाकी धर्म लोग जो है वो पूरा नहीं है, अधूरा है। और इसीलिए उनका कर्तव्य बनता है कि बाकी सभी लोगों को जो है हिंदू धर्म में दीक्षित किया जाए या शामिल किया जाए, ठीक है? ये हो गया शुद्धि आंदोलन। अब सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें कि ऐसी संकीर्ण विचारधारा होता है जिससे व्यक्ति को लगता है कि मेरा धर्म या मेरा संप्रदाय ही सबसे महान है और बाकी धर्म और बाकी संप्रदाय जो है तुच्छ है, हीन है, बेकार है। तो ये घटिया मानसिकता को हम लोग कह सकते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एमजी रनाडे ने किस आस्तिक दर्शन को मान्यता दी थी। पहला है रहस्यवादी, दूसरा है वेदांतवादी, तीसरा है सर्वेश्वरवादी, चौथा है भक्तिमत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भक्तिमत। तो एमजी रनाडे के द्वारा भक्तिमत आस्तिक दर्शन को मान्यता दी गई थी, ठीक है? जिस प्रकार जैसे रामानुज लोग हो गए, ये लोग क्या हुए थे कि भक्ति के बारे में जो व्याख्या दिए थे, ठीक उसी प्रकार एमजी रनाडे ने भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलत सुमेलित को पहचानना है, ठीक है? तो दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। दूसरा, ए पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किया गया था। चौथा, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना तो किया गया था, लेकिन कब किया गया था? तो आपको बता दें 1828 में किया गया था, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ईस्वी सन गलत है। तो 1865 में कुछ हुआ था, हाँ 1865 में भी कुछ हुआ था। तो क्या हुआ था? तो 1865 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कौन सा? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो उनका नाम है केशव चंद्र सेन। क्या नाम है? केशव चंद्र सेन के द्वारा 1865 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। जबकि राजा मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत सम्मिलित है और बाकी बिल्कुल सही है। तो बाकी वाला को आप लोग याद कीजिएगा कि विवेकानंद के द्वारा कब स्थापना किया गया था, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कब लाया गया था। पहला है ग्रीकों के द्वारा, दूसरा है शकों के द्वारा, तीसरा है पार्थियनों के द्वारा, चौथा है मुगलों के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीकों के द्वारा। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। और ग्रीक शासक का नाम क्या था? तो ग्रीक शासक का नाम सिकंदर था, ठीक है? सिकंदर के द्वारा लाया गया था, अगर शासक का नाम बताना रहेगा तो।
और ये शासक कौन है? ग्रीक शासक है। और सिकंदर का सेनापति के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो सिकंदर के सेनापति का नाम क्या है? तो उसका सेनापति का नाम सेल्यूकस है। क्या नाम है? सेल्यूकस है। और सिकंदर के द्वारा क्या किया गया था, तो आपको बता दें, काबुल हो गया, कंधार हो गया, हेरात हो गया, बलूचिस्तान हो गया, यहाँ का शासन जो है सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंप दिया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से अग्निकुल के 4 राजपूत कुल कौन कौन सा है? पहचानना है। पहला है प्रतिहार, चौहान, परमार, सोलंकी। दूसरा है प्रतिहार, परमार, सोलंकी, तोमर। तीसरा है प्रतिहार, परमार, गढ़वाल, तोमर। चौथा है प्रतिहार, परमार, सोलंकी, गढ़वाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रतिहार, चौहान, परमार, सोलंकी, ये क्या थे? राजपूत कुल हैं, लेकिन अग्निकुल के राजपूत कुल हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन ऐसा मानता था? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो है माउंट आबू पर्वत पर संपन्न एक यज्ञ के द्वारा ये चारों राजपूत कुल का उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको जो है अग्निकुल भी कहा जाता है। कौन कौन? प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए इतिहास वाला भाग है, तो थोड़ा सा तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है। आप लोग पढ़िए, प्रत्येक दिन हम क्लास लाएंगे तो सब समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग लेखों में से किस राजा ने करवाया था? पहला है चंदेल राजाओं ने, दूसरा है मालवा के परम राजाओं ने, तीसरा है कलचुरियों ने, चौथा है कन्नौज के प्रतिहारों ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ई, चंदेल राजाओं के द्वारा सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग करवाया गया था अपने लेखों में। और आपको बता दें, चंदेल राजाओं से कुछ आपको याद आ रहा है तो आपको बता दें कि चंदेल राजाओं के द्वारा ही खजुराहों के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। कौन सा? खजुराहों का मंदिर, जो बहुत ही फेमस है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने ही करवाया था। ठीक है, और इन्होंने जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में करवाया था। और आपको बता दें, देवनागरी लिपि जो हिंदी जो हम लिख रहे हैं अभी, ये क्या है? आपका देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कुलीनतावाद के नाम से प्रचलित एवं प्रसिद्ध सामाजिक आंदोलन के प्रचलनकर्ता या नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहला है लक्ष्मण सेन, दूसरा है सामंत सेन, तीसरा है बल्लाल सेन, चौथा है विजय सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बल्लाल सेन। ठीक है, और बल्लाल सेन कहाँ के शासक था? तो बंगाल का शासक था। कहाँ था? बंगाल का शासक था। और किस वंश का शासक था? तो ये सेन वंश का शासक था। ठीक है, सेन वंश का शासक था। इसका इतना आपको याद रखना है। तो बल्लाल सेन के द्वारा जो है कुलीनतावाद का जो है सामाजिक आंदोलन के प्रचलन करता थे। कौन? आपके बल्लाल सेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर वसूलने का श्रेय किसे जाता है? पहला है मोहम्मद गौरी, दूसरा है फिरोज तुगलक और तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम, चौथा है बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार तो आपको समझा जाए कि जजिया कर क्या था। तो मुस्लिम शासकों के द्वारा जो है गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं से जो टैक्स लिया जाता था उसी को क्या कहा जाता है? जजिया कर कहा जाता है। और यह कर इसलिए लिया जाता था क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपके लिए जो है संरचनात्मक कर है, ये आपको जो सुरक्षा प्रदान करते हैं उसका ये टैक्स है। यानी कि मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम नागरिकों यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। और ये सबसे पहले शुरू कौन किए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम किए थे। सिंध विजय के बाद कासिम के द्वारा सिंध में पहली बार जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद के उदय का सर्वाधिक राजनीतिक दुष्परिणाम क्या हुआ? पहला है सामंत शासक अपनी स्वतंत्रता घोषित करने के लिए प्रयासरत हुए, दूसरा है राजा के निरंकुश अधिकारों में वृद्धि, तीसरा है राज दरबार में षड्यंत्रात्मक कुचक्र में तीव्रता, चौथा है केंद्रीय सत्ता का शिथिल होना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सत्ता का शिथिल होना। आपको बता दें कि केंद्रीय सत्ता के शिथिल होने से ही भारत में जब मुस्लिम आक्रमण का दौर शुरू हुआ तो सामंत लोग जो थे छीन भिन पड़ गए। और ऐसी स्थिति में जो है भारत में क्या हुआ था? इस्लामिक राज्य की स्थापना हुआ था या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में हुआ था। ठीक है, सामंतों के छीन भिन होने के कारण। और मुख्य कारण क्या था? कि केंद्र में जो है जो सत्ता वाला था वो शिथिल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो विदेशी यात्रियों को जो है काल कर्मानुसार सजाइए,
यहाँ पर जो है 5 गो विदेशी यात्रियों का नाम लिखे हैं हम, ठीक है। एक इति संघ है, एक मेगास्थनीज है, तीसरा फाहियान है, चौथा सुंग यून और पांचवा ह्वेनसांग है। ये लोग कब कब भारत आए थे उसको जो है काल क्रम के अनुसार सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोग नाम पढ़ ही लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखिए तो इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मालूम है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार नाम देख लेते हैं तो हम भी भूल जाते हैं। इति संघ है, मेगास्थनीज है, फाहियान है, सुंगयून एंड ह्वेनसांग है। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में क्या है तो आपको देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा, दूसरा तीसरा 4 5 1। इसमें जो नाम है उसको हम बता देते हैं, तो इति संघ का एक नाम आ जाएगा, ठीक है। इति संघ की अगर बात करेंगे तो इति संघ कब आया था? इति संघ आपका 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। अगर हम लोग मेगास्थनीज की बात करेंगे, मेगास्थनीज की बात करें, मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज कब आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको नोट कीजिए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगर हम लोग बात करेंगे फाहियान की, तो फाहियान कब आया था? फाहियान, तो फाहियान आया था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, विक्रमादित्य के समय में आपका फाहियान आया था। इसके अलावा सुंग यून कब आया था? सुंग यून, सुंग यून को बोला जाता है ये 18वीं सदी में आए थे। कब? 18वीं सदी में आए थे। और एक व्यक्ति का नाम छूट गया है, 5वां व्यक्ति, तो आपको बता दें ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग कब आया था? तो ह्वेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के काल में। कब आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब हुआ है लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ये 2 जो है आपका सही है, ये वाला 2 3 4 5 1। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पहली बार किसी समसामयिक लेखक द्वारा जौहर का विवरण लिखा गया है, उस लेखक का नाम क्या है, ठीक है। तो समसामयिक लेखक जौहर प्रथा के बारे में लिखा है। और जौहर प्रथा क्या होता था कि जब पुरुष जो है, सेना हो गया चाहे राजा हो गया, जब पुरुष जब मर जाते थे युद्ध में लड़ते हुए, तो महिलाएं जो बचती थी वो लोग क्या करती थी कि सामूहिक रूप से जो है अपने आप को आग के हवाले कर देती थी या मृत्यु को चुनती थी। उसी को जौहर प्रथा कहा जाता है। तो इसके बारे में लिखने वाले समसामयिक लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो हैं, ठीक है। अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को बता दें कि ये क्या है, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के क्या हैं, दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। और इसी को क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही लिखे थे जौहर प्रथा के बारे में। और ये घटना कब की है तो आपको बता देते हैं थोड़ा सा कहानी। तो रणथंभौर पर आक्रमण के समय हमीर देव और उसके सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए मारे गए थे और किले की स्त्रियों द्वारा जौहर में जो है जान दे दी गई थी। इसी को क्या लिखे हैं, इसके बारे में लिखे हैं आपके अमीर खुसरो। और ऐसे ही घटना आपका चित्तौड़ में भी हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ में भी हुआ था, ठीक है, जौहर वाला कांड। चलिए, तो आपको सिंपल से समझना है किसने लिखा है, तो अमीर खुसरो ने लिखा है। और जौहर प्रथा क्या होता है, तो सामूहिक रूप से जो है महिलाओं के द्वारा जान त्यागना, आग में जल के या कुछ और दूसरा प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पागल सुल्तान कहा गया है? पहला इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है पागल सुल्तान। और इसे जो है बुद्धिमान मूर्ख भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो बुद्धिमान मूर्ख भी कहा गया है, बुद्धिमान मूर्ख। और ये जो है आपका तुगलक वंश से थे। कौन वंश से थे? तो तुगलक वंश से थे। और इनका अगर कार्यकाल की बात किया जाए मोहम्मद बिन तुगलक का, तो इनका कार्यकाल था 325 से लेके 1325 से लेके 1351 तक इनका कार्यकाल था। इतना याद रखना है। अब इन्होंने जो है बड़े पैमाने पर जो है प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है मुद्रा ये अपने काल में बनवाए थे या छपवाए थे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अरबस्क क्या थी? पहला, स्थापत्य कला में छत ढालने की एक विधि। दूसरा है अरबी भाषा में कुरान की आयतें अलंकरण की भांति उत्कीर्ण करना। तीसरा है खिड़कियों में जालियों का निर्माण। चौथा, मेहराबों द्वारा अलंकरण की विधि। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड लगता है, लेकिन पढ़िएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अरबस्क किसको कहा जा रहा है? तो अरबी भाषा में कुरान की आयतें अलंकरण की भांति उत्कीर्ण करना क्या कहलाता है? अरबस्क कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक फारसी इतिहासकार जो चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। पहला है अमीर खुसरो, दूसरा है मिन्हाज उस सिराज, तीसरा है जियाउद्दीन बर्नी, चौथा है शम्स ए सिराज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए है। जिससे मैंने आप लोगों को बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? आपके अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो के द्वारा ही क्या लिखा गया था? जौहर प्रथा के बारे में लिखा गया था। और हम आपको ये भी बताए थे कि चित्तौड़ में भी जौहर वाला घटना घटा था। तो ये क्या हो जाएगा? चित्तौड़ अभियान के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी किसको ले गए थे? तो अमीर खुसरो को भी साथ ले गए थे। ताकि ये साथ में इसलिए ले जाते थे ताकि जो अलाउद्दीन खिलजी जो लड़ाई के समय जो जीत हासिल करते थे या जो भी उपलब्धि हासिल करते थे उसके बारे में लाइव लिख सके या लाइव घटनाओं को भी लिख सके। कौन? अमीर खुसरो, इसीलिए ले जाते थे। अब चित्तौड़ पर जो है अभियान क्यों चलाया गया था या चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्यों आक्रमण किया गया था? तो कहा जाता है कि चित्तौड़ में एक रानी थी। कौन थी? चित्तौड़ की रानी पद्मामणि या हाँ पद्मावती या पद्मामणि नाम था। ठीक है, पद्मामणि नाम था। ये रानी जो है इतनी सुंदर थी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है मन आ गया था, जिसके कारण उन्होंने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और ये जानकारी कहाँ मिलता है? तो ये जानकारी जो है आपका पद्मावत किताब में मिलता है। कौन सा? पद्मावत किताब में मिलता है। और इस पद्मावत किताब को लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो पद्मावत किताब को लिखने वाला व्यक्ति का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। तो उन्हीं की किताब में जो है ये जिक्र किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं पद्मावती को पाने के लिए या पद्मामणि को पाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित इक्ता व्यवस्था का तत्कालिक लाभ क्या हुआ? पहला है भू राजस्व नियमित रूप से वसूल होने लगा। दूसरा है पूर्व मध्यकालीन सामंतों को प्रभावहीन कर दिया गया। तीसरा है तुर्की अमीर वर्ग को बड़ी बड़ी इक्ताएं प्रदान करके शक्तिशाली बनाए गए। चौथा है राज्य को अपनी वित्तीय संसाधनों का संवर्धन करने के दायित्व में मुक्ति मिल गई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों का संवर्धन करने के दायित्व में मुक्ति मिल गई। ये हो गया इक्ता व्यवस्था का तत्कालीन लाभ। इतना याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा कि ये जो है इनका कार्यकाल क्या था और किस इनका कार्यकाल जान लेते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल था आपका 1211 से लेके 1236 तक इनका कार्यकाल था। और ये दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तीसरा और वास्तविक शासक थे। कौन? आपके इल्तुतमिश। और आपको बता दें कि इल्तुतमिश जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद थे। क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद थे। और इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम क्या था? तो उनका नाम रजिया था। ये भी आपको याद रखना है, जो बाद में सुल्तान बनती है, इसीलिए गाना भी है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में कौन सा सही रूप में व्यवस्थित है? पहला है मंडल, दूसरा है कोट्टम, तीसरा है नाडु, चौथा है मेलाग्राम और ग्राम। दूसरा है कोट्टम मंडलम मेलाग्राम नाडु ग्राम, तीसरा है नाडु कोट्टम मंडल मेलाग्राम ग्राम, चौथा है मंडल नाडु कोट्टम मेलाग्राम ग्राम। इसका जो है सही क्रम कौन सा होगा? तो आपको बता दें इसका सही क्रम हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए वाला, मंडल कोट्टम नाडु मेलाग्राम ग्राम। ये जो है सही जो है क्रम से सजाया गया है। देखिए मंडल का मतलब उस समय क्या हो जाता था? तो मंडल का मतलब उस समय हो जाता था प्रमंडल। क्या हो जाता था? प्रमंडल। और कोट्टम मतलब क्या हो जाता था? तो कोट्टम मतलब जिला हो जाता था। नाडु मतलब क्या हो जाता था? तो नाडु मतलब हो जाता था प्रखंड। ठीक है, क्या हो जाता था? प्रखंड। और मेलाग्राम मतलब क्या होता था? मेलाग्राम मतलब कुछ गांवों का समूह होता था। और ग्राम मतलब तो गांव होता है। इतना आपको याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य के समय यही था प्रशासनिक विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि न्यायकार व्यवस्था क्या थी। पहला है सैनिक को उनकी सेवा के बदले दिया जाने वाला एक मुश्त धन। दूसरा है सैनिकों को दी जाने वाली कृषि भूमि। तीसरा है ऐसी भूमि जो अधिकारी को राजा की रक्षा के लिए दी जाती थी। और चौथा सैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं को बदले दी जाने वाली भूमि थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ये वाला। सैनिक और सैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि थी आपका न्यायकार व्यवस्था। इतना याद रखना है। अब आपको बता दें कि न्यायकार प्रणाली प्रांतों में प्रचलित थी और प्रांत में रहने वाले प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। नायक जो है सैनिक सेवा देते थे और बदले में उन्हें एक भूमि मिलती थी और उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो उस भूमि को अमरम कहा जाता था। ठीक है, अमरम कहा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य में जो है पतन का मुख्य कारण यही वाला व्यवस्था के कारण हुआ था। क्या? न्यायकर व्यवस्था भी एक जिम्मेवार कारण है विजयनगर के पतन होने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? पहला मध्य अमेरिका, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा पश्चिमी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका। तो आप ये समझ लीजिए कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी अमेरिका में। अब पश्चिमी अमेरिका में भी कौन सा जगह में, ये आपको जानना है। तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में जो है गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था। कब किया गया था गद्दार पार्टी की स्थापना? तो आपको बता दें 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई 1913 को गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। कहीं कहीं पर जो है आपको 25 जून भी मिल सकता है, लेकिन वास्तविक डेट क्या है? आपका 15 जुलाई 1913 है। अब किनके द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था? तो आपको बता दें लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा इस पार्टी की स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी अमेरिका, क्योंकि पश्चिमी अमेरिका में ही आपका सैन फ्रांसिस्को है। इतना याद रखना है। चलिए, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब आता है तो ये भी आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1914 हुआ था। और समाप्त कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, 4 साल चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है? तो आपका हुआ है 1939 में। और समाप्त कब हुआ है? 1945 में। यानी कि 2 बार विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम और द्वितीय, तीसरा नहीं हुआ है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि शिवालिक पहाड़ियों में मानव के जिस रूप के साक्ष्य मिले हैं उसे क्या कहा जाता है? पहला है निअंदरथल, दूसरा है पिथिकांथोरोपरस, क्या क्या नाम है, कठिन हो जाता है बोलना। तीसरा है रामापिथिकस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामापिथिकस। ठीक है, ये जो है शिवालिक पहाड़ियों में मिले हैं। अब शिवालिक पहाड़ी जो है भारत के उत्तरी भाग में, कहाँ है? भारत के उत्तरी भाग में आपका शिवालिक पहाड़ी है। अब इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे आपका बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यानी कि बाह्य हिमालय में वाला क्षेत्र में आपका शिवालिक पहाड़ है, वहीं पर मानव के जिस रूप के साक्ष्य मिले हैं उसे रामापिथिकस कहा जाता है। इतना ही शॉर्ट में आपको याद रखना है, क्योंकि नाम ही बड़ा कठिन है। इसके बारे में बोलते बोलते मेरा जीभ भी अकड़ जाता है। क्या कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और कहा जाता है, फिर आपको लगेगा कि सर गलत बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मनसबदारी व्यवस्था मध्यकालीन भारत में क्यों लागू की गई थी? पहला है सेना में भर्ती की जा सके, दूसरा है राजस्व संग्रह में सुविधा, तीसरा है धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, चौथा साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। आपको बता दें कि यह प्रथा जो है आपका मनसबदारी प्रथा, यह सबसे पहली बार मंगोल नेता चंगेज खां ने लाया था। कौन? चंगेज खां के द्वारा लागू किया गया था। चंगेज खां के द्वारा ये शुरू किया गया था मनसबदारी व्यवस्था। लेकिन आपको बता दें कि अकबर ने सबसे पहले भारत में इस व्यवस्था को जो है 1575 ईस्वी में लागू किया था। कब? 1575 ईस्वी में लागू किया था। और इसका उद्देश्य था कि साम्राज्य में स्थायित्व के लिए सैनिक अधिकारियों को सुसंगठित करना पड़ा या किया जाए। ठीक है,
तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति के नाम चंगेज खां है और अकबर के द्वारा भारत में जो है 1575 ईस्वी में ये मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि औरंगजेब ने 1659 में आलमगीर की उपाधि धारण की। हाँ, जिसका अर्थ क्या है? पहला है विश्व विजेता, दूसरा है आपका देवी प्रकाश की किरण, तीसरा जिहादी, चौथा उदार शासक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विश्व विजेता। औरंगजेब के द्वारा जो है आलमगीर की उपाधि धारण की गई है और आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, इतना याद रखना है। अब औरंगजेब कौन था तो आपको बता दें कि औरंगजेब जो था आपका शाहजहां का बेटा था। किसका? शाहजहां। हाँ, वही शाहजहां जिन्होंने जो है ताजमहल की निर्माण करवाई है। तो शाहजहां की ये तीसरे पुत्र थे। कौन से? तीसरे पुत्र थे। और इनका कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल था 1658 से लेकर 1707 और इन्हें जो है मुगल काल का जो है अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है, इतना याद रखना है। तो औरंगजेब शाहजहां के तीसरे पुत्र थे और उन्हीं ने जो है क्या है आलमगीर आलम नहीं आलमगीर की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? विश्व विजेता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 4 वेदों में से किस में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। तो पहले तो याद रखना है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। और चारों वेद कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। लेकिन किस वेद में है जादू, माया और वशीकरण की बात कहा गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में जादू, माया, वशीकरण, तंत्र मंत्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। जबकि ऋग्वेद में क्या है आपको बता दें, तो ऋग्वेद में जो है देव स्तुति मंत्र है। ठीक है, भगवान को जो है हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, वो सब मंत्र का वर्णन किस में है? तो आपका ऋग्वेद में है, इतना याद रखना है। और यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में जो है आपका पूजा करने की विधि, यानी कि कह सकते हैं कि पूजन विधि यहाँ पर वर्णन किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। और सामवेद में क्या है? तो सामवेद में जो है संगीत का वर्णन किया मिलता है। किसका? संगीत का वर्णन सामवेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में मंत्र मिलता है, यजुर्वेद में पूजा की विधि और अथर्ववेद में तो हम लोग देख चुके हैं। अथर्ववेद में आपका क्या है? जादू, माया और वशीकरण। और सामवेद में जो है आपका संगीत का वर्णन मिलता है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करने का स्वीकार किया? पहला मोतीलाल नेहरू, दूसरा एमजी रनाडे, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। और ये नाइटहुड की उपाधि कौन दे रहे थे? तो अंग्रेज लोग दे रहे थे। और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना स्वीकार किया। अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बता दें तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में जो है इन्हें सुकरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुकरात कहा जाता था, इतना याद रखना है। और ये जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के गुरु थे। क्या थे? महात्मा गांधी जी के गुरु थे। लेकिन ये जो थे आपके महादेव गोविंद रनाडे, जिसको एमजी रनाडे बोलते हैं, इनके शिष्य थे। एमजी रनाडे के शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन ये महात्मा गांधी के गुरु थे, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस क्षेत्र से मिली है? पहला विंध्य क्षेत्र, दूसरा है कृष्णा तुंगभद्रा क्षेत्र, तीसरा है गोदावरी क्षेत्र, चौथा है साबरमती क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विंध्य क्षेत्र से मिला है। और बता दें कि सबसे पहले 1867 में सीएम कलाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण के उपकरण को खोज निकाला था, या लघु पाषाण के उपकरण की खोजी थी। कब? तो 1867 में। कौन? तो सीएम कलाइल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और किस क्षेत्र से? तो विंध्य क्षेत्र से। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? पहला है लॉर्ड डफरिन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा लॉर्ड हर्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक एक्ट है। इसके तहत जो है भारत में जितने भी हिंदी पत्रिका थी उस पर जो है सेंसर लगा दिया गया था, या बहुत सारे पत्रिकाओं को जो है बैन कर दिया गया था, क्योंकि वह जो थे क्या अंग्रेज़ों के सच्चाई के बारे में छापते थे, या अंग्रेज़ों के जो गलत नियम कानून है उसके बारे में छापते थे। इसलिए जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया था, या बहुत में जो है सेंसर लगा दिया गया था कि आप ये नहीं छाप सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है प्रेस एक्ट आपका अंग्रेजी पत्रिका में नहीं था, जो अंग्रेज़ों का अंग्रेजी पत्रिका था उसमें यह लागू नहीं था। जिसको जो है क्या कहा जाता है कि अखबार के लिए या प्रेस के लिए जो है काला कानून कहा जाता है। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और ये कौन लाया था? तो आपको लाया था लॉर्ड लिटन। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा ये कानून लाया गया था। और लॉर्ड लिटन जो है भारत के वायसराय कब से कब तक थे? तो ये थे आपका 1876 से लेके 1880 तक ये क्या थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो ये जो है प्रेस के लिए काला कानून था। अब इसको जो है हटाने का काम किसने किया है? इसको हटाने का काम लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया है। कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1882 में। 1882 में जो है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आता है, तब इन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा देते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लॉर्ड रिपन जो है भारत का वायसराय कब से कब तक थे। तो ये 1880 से लेके 1884 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय थे। वही समय 1882 में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा देते हैं। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। मेरा प्रयास था कि इतिहास जैसे कठिन भाग को भी आपको आसान बातों में समझाएं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हुई, कोई बात नहीं। कल हम लोग फिर दूसरा चैप्टर देखेंगे, मज़ा भी आएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से खास भी रहेगा। हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, भूगोल देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे, राज्य व्यवस्था देखेंगे, सब देखेंगे। आप लोग केवल धैर्य के साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।